सर ये वो आदमी नहीं है। मोहित रैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी लल्लन टॉक पे। थैंक यू सर। द फ्रीलांसर देखी मैंने, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पर उसमें एक नाराज़ होने की बात ये थी कि वो बहुत आपने कम रिलीज़ किए एपिसोड्स, 3.5 टाइप एपिसोड्स हैं। बाकी ऐसा मन में हुआ कि क्या होगा, कब आएंगे एपिसोड्स, तो मैंने पूछा भी, तो शायद आप लोग सीज़न 2 की तरह उसको रिलीज़ करेंगे, ऐसा कुछ है। तो आपको और भी जगह से ये आया है कि यार इसका कब आएगा आगे का हिस्सा? काफ़ी जगहों से ये फीडबैक मिला है, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत लोगों ने मैसेज किया और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि हाँ, ये अगर पूरे 7-8 एपिसोड्स होते तो आई गेस उसे एक पूरी तरीके से देखने में, बिंज वॉच करने में मज़ा आता। बट आई गेस ये कॉल डिज्नी हॉटस्टार की टीम लेती है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो भी रिसर्च टीम है, उनके अनुसार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कभी कभी काम करता है। सो आई गेस बहुत जल्दी लेकिन देखने को मिलेंगे रेस्ट ऑफ द एपिसोड। इतनी लंबी गैप नहीं होगी। आपने जब क्रिएटर्स के साथ सिटिंग की पहली बार, जब आपको ऑफर मिला ये नीरज पांडे, भव धूलिया इनके साथ, तो मतलब ये प्रोजेक्ट कितना लंबा जा सकता है, इसको लेके भी आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया? क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है, आप जितने सीज़न आप इसको लेके जाना चाहो ले जा सकते हो। वैसे तो ये बुक पे बेस्ड है, लेकिन आप मुझे लगता है बुक से भी आगे जाने की कोशिश इसमें की गई है। तो कुछ आप बता पाएंगे कि क्या एम्बिशंस हैं, आप इसको सीमित रखेंगे या जितना लोग पसंद करेंगे उसको आगे ले जा सकते हैं? वेल आई गेस पर्सनली इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बिकॉज जब मैं ऑन बोर्ड आया था तो मैं सिर्फ एक इस पर्टिकुलर कहानी के लिए आया था। बट अगर आप OTT के जिस तरीके के प्रोग्राम्स बन रहे हैं, आप उनको अगर हम देखें, तो अगर एक्सेप्टेंस मिलती है ऑडियंस की तरफ से तो डेफिनेटली कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। ये तो फिर टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, ये एक्सेप्टेंस हुई है इसको, तो क्या हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। सो आई गेस वो यूनिवर्स होता है, वो अगर आगे निकल गई बात तो बहुत अच्छी बात है। बट जिस तरीके का पहले वीकेंड में रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत प्यारा रहा है। कॉम्प्लीमेंट सबसे यूनिक आपको कौन सा मिला अपने साथी एक्टर्स से, इंडस्ट्री के लोगों से? मुझे मतलब ये बहुत ही पहली बार मैंने इस तरीके की एक्टिंग की है, फिर मेरा फेस बड़ा कंस्ट्रेंड करने की कोशिश की है। सो वो लोगों को मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि तू मोहित इस तरीके से भी कर सकता है। सो उसके काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले कि वो एकदम जो डेड फेस होता है, स्ट्रेट फेस रख के आज की जो कहानी है उसके साथ जो मैंने किया, वो लोगों को काफ़ी पसंद आया। मतलब क्या आप इसको बोलेंगे कि आपकी सबसे सहज तरीके से की गई एक्टिंग इसमें है? जैसे आप बड़े ईज के साथ कैमरे के सामने खड़े हैं और रुक के बोलते हैं, पॉज लेके आराम से बोल रहे हैं, कोई आपको वो नहीं है कि मुझे कुछ फटाफट बोलना है या ऐसा कुछ। जैसे आपके अनुपम खेर के जो संवाद हैं खास तौर पे, उसमें भी आप बात कर रहे हैं तो बड़े एक एक शब्द के साथ बात फिनिश हो रही है, बड़ी सरलता सहजता से। तो क्या आप कहेंगे कि बड़ा आपका सबसे नेचुरल जो काम है वो ये है? नहीं, ऐसा नहीं। Ease मेरे वाला। नहीं, आई थिंक मैंने इससे पहले भी इस तरीके का मैंने किरदार नहीं किया है, बट क्लोज टू नेचुरल मैंने पहले किया हुआ है। आई गेस इसमें स्पेशली जिस तरीके का किरदार बनाया था, जिस तरीके का कैरेक्टर डेवलप किया था राइटर्स ने और डायरेक्टर ने, नीरज जी ने, वो कम बोलने वाला इंसान था आज के प्रेजेंट में। पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी उसने गलतियाँ की हैं, गलतियों से सीखा है, बट आज वो एक अलग तरीके का इंसान है। सो उसको पोर्ट्रे करना एक सर्टेन ढंग से प्लान किया गया था। सो जो भी आपने देखा वो डेलिब्रेट है, वो वैसा हुआ था। जहाँ तक बात रही नेचुरल एक्टिंग करने का, तो मैंने इस जो एक सीरीज़ की थी काफिर, जो उसमें आई थिंक वो मुझे अगर कहना होगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फ्लो था उसमें। मुझे आप बताना चाहेंगे आपकी पहली सिनेमा मेमोरी क्या थी लाइफ में? सबसे पहली सिनेमा की याद क्या थी? पहली मेरी सिनेमा की याद थी बच्चन साहब की मूवी थी सत्ते पे सत्ता। अच्छा। आई थिंक तब मैं बहुत छोटा था, मैं वो थिएटर में देखने गया था। तो मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि जब वो मूवी मैंने देखी तो मैंने थिएटर में कुछ नहीं बोला था, अरे इतना बड़ा टीवी। सो वो मेरी मेमोरी थी। ऑब्वियसली बच्चन साहब उस समय तो मतलब मालूम नहीं था मुझे कि कौन है, बट हाँ मैंने देखी थी कि अरे वाह, ये तो आदमी मार रहा है, धाड़ रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं। सो आई थिंक वो मेमोरी, वो एक वर्ल्ड अलग होता है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। बिल्कुल। कितने साल के थे आप तब?
मुझे याद नहीं है, बहुत छोटा रहा हूँ, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो 90s में और कौन कौन सी फिल्म्स आपको आज भी याद है जो आपने देखी, बड़ा मज़ा आया थिएटर में अदरवाइज? बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो देखने को में मज़ा आता है। मेरी एक अनिल कपूर साहब की एक मूवी है साहिब, वो मुझे बड़ी पसंद है। उसके बाद ऑब्वियसली शोले हम सबको पसंद है। अमर पालेकर साहब और उत्पल दत्त की मुझे मूवीज़ बड़ी पसंद है। बातों बातों में, गोलमाल, उनका वो जो स्पेस है, चुपके 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 टाइप चुपके, फिल्म्स। तो मुझे वो सब मुझे बहुत पसंद है, मैं वो बहुत देखता हूँ। आप अभी अभिमान का गाना भी गुनगुना रहे थे, तो वो ऐसे ही मतलब पता नहीं क्यों बैठे बैठे कुछ वो सन्नाटा था। जैसे आप डिफेंस आर्किटेक्चर वाले रोल्स बड़े में पॉपुलर हो चुके हैं, आप उसके उलट एक अलग शांत और भीनी भीनी सी फिल्में आप शायद लगता है आपको पसंद आती है देखने में। हाँ हाँ, मेरे को स्लो मूविंग प्यारी कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने शायद एक जगह कहा कि आप डेविड धवन की भी फिल्म करना चाहेंगे। मैं कॉमेडी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कॉमेडी को एक्सप्लोर इतना नहीं किया है, मैं कॉमेडी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और डेविड जी के साथ अगर मौका मिलेगा, उन्होंने अगर कभी लगा उन्हें कि हाँ मैं उनके स्पेस में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली। कॉमेडी स्पेस में आप देखते हैं अपने आप को कि जैसे इमेजिन करते हैं कि मैं ऐसा इस तरीके से कर सकता हूँ कुछ ऐसा? मैं वही कहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बट अभी मैंने क्योंकि मैंने अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी कॉमेडी ट्राई की नहीं है। सो आई थिंक आई वुड, अब मुझे वो लग रहा है कि शायद मैं एक कॉमेडी स्पेस में घुसूँगा। तो आप ट्रेंड एक्टर नहीं, तो एक्टिंग मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपने एक्टिंग कैसे सीखी है। मतलब आपने कहा प्रोजेक्ट के साथ करते करते सीखता चला गया, तो मुझे आप बताएंगे कि जब आपने नोटिस किया कि यार हाँ यार यहाँ मैं ये सीखा, इसको करते हुए मैं थोड़ा ये सीख गया हूँ, मेरे को ये करना आ गया है बेहतर तरीके से, या और किसने सिखाया है, कैसे सीखा आपने? वेल आई गेस वो ऑन जॉब धीरे धीरे जब मैं काम करता गया तब मुझे समझ में आया। पहले तो ऑब्वियसली आपको कुछ शुरू में पता ही नहीं होता है कि कैमरा क्या होता है, फेसिंग क्या होती है, लाइटिंग क्या होती है, आपको बोलना कैसे है, आपको माइक पकड़नी भी नहीं आती थी। सो आई गेस वो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती। पहले टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में आते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि आपको एक्टिंग कैसे करनी है, किरदार कैसे निभाना है, अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको किस तरीके से आपको कैप्चर करना है और उनको दिखाना है। अलग अलग तरीके से, ऐसा एक कोई पर्टिकुलर एक ऐसी सीरीज़ या एक ऐसी कोई कहानी मेरे जहन में नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि मैंने एक्टिंग सीखी। वो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करके, क्योंकि मेरी शुरुआत टीवी से हुई है, तो टीवी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे जितना भी आता है एक्टिंग के बारे में, मैं कहूँगा मुझे टीवी से ही आता है। टीवी में डायरेक्टर्स ने मुझे जिस तरीके के रोल्स दिए, उन्होंने समझाया कि मोहित ये गुस्सा आ रहा है तो तुम ऐसे करो, अभी प्यार आ रहा है तो तुम ऐसे करो। वैसे करते करते धीरे धीरे मैं एक्टिंग को समझा, मैं भाव को समझा, किस तरीके से मुझे उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए कैमरा के सामने, वो समझा। सो आई थिंक इट्स बीन अ लर्निंग प्रोसेस, ऐसा एक कोई नहीं रहा है, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस चीज़ का कोई एंड नहीं होता, बिकॉज अभी आई डोंट थिंक कोई कह सकता है कि हाँ मुझे आ गया है, मुझे पता है। आपका पहला जो कैमरा मेमोरी है वो क्या है? आप कैमरे के सामने जब पहली बार थे तब कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आमतौर पे जैसे आज जो लेजेंडरी फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको सारी टेक्निक पता थी, लेकिन सेट पे पहुंचे पहले दिन तो उनको नहीं पता कैमरा कहाँ खड़ा लगवाएं, कहाँ प्लेस करवाएं। तो सिनेमाटोग्राफर जो एक्सपीरियंस थे वो आके बताते तुम इधर लगा लो, इसको ऐसे कर लो। जैसे मणि रत्नम बताते हैं, राम गोपाल वर्मा बताते हैं, डे वन पे समझ ही नहीं आ रहा था कैमरा किधर लगाएं, क्योंकि वो अलग ही चीज़ होती है। तो आप पहले दिन जब कैमरा के सामने आए थे, चाहे टीवी के लिए, फिल्म के लिए, वो डे कैसा था? आप हमें ले जा सकते हैं उसमें, कुछ क्या फील कर रहे थे? आगे चेहरा एक सीरीज़ थी जिसमें मैंने एक बिजनेस टाइकून का रोल किया था स्टार प्लस के लिए बहुत सालों पहले। उस समय मैंने एक मेजर ब्रेक था, तो उस समय मैंने काफ़ी कुछ सीखा था उससे। बट फर्स्ट टाइम कैमरा कब फेस किया था, आई थिंक वो जब ऑडिशंस होते थे या जब थे उस समय होता था। आई थिंक एक 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 टेलीविज़न की सीरीज़ आई थी कैसा ये प्यार है। उसमें एक म्यूजिशियन, एक रॉक स्टार का रोल था, तो आई गेस मैंने उसके लिए भी टेस्ट किया था। तो मुझे प्रिटेंड करना था गिटार बजा के मैं गिटार बजा रहा हूँ। मेरे पसीने छूट गए थे उसमें, क्योंकि मैं बहुत नया था उस समय। मैं कैमरा के सामने, मुझे इमोट करना भी नहीं आ रहा था, और वो चाहते थे मैं इमोट भी करूँ और साथ साथ में मैं गिटार भी बजाऊँ और मैं गाना भी गाऊँ। सो उसमें मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने कहा भाई एक चीज़ नहीं हो रही, आप चाहते हैं मैं तीन चीज़ करूँ। सो वो भी अपना एक्सपीरियंस था। ये आपका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर महादेव का भी रहा है, उसका पहला डे कैसा था? क्योंकि वो उस रोल में एक डिफ़िकल्टी ये थी कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है जो बहुत लार्जर देन लाइफ है। उसमें खुद को प्लेस करना, देखना, और उसमें
कहते हैं ना कि वो सारी एक्सपेक्टेशन से, मेरे दर्शक सारी एक्सपेक्टेशन लगा के देखने अगर आया है और फिर भी देख के आपको वो मान रहा है कि आप महादेव हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। उसका डे वन कैसा था और कैसे प्रिपेयर किया आपने कि यार हाँ अब मैं प्रिपेयर हूँ, मैं कर लूँगा? उसका डे वन बड़ा ही अलग था। मुझे आज भी याद है, तब हमने क्रोमा के अगेंस्ट शूट किया था, तो मेरे बहुत लाइंस थी, तो मैं लाइंस कैमरा में देख के मैंने बोल दी। तो मेरे डायरेक्टर ने बोला नहीं तुम नीचे देख के बोलो। मैंने कहा सर कैमरा तो वहाँ है। कहते नहीं तुम ऐसे नीचे रखो, नीचे बोलो, क्योंकि जिससे तुम बात कर रहे हो वो नीचे है। मैंने कहा तो मैं कहाँ हूँ? कहते तुम ऊपर, और तुम 20-30 फुट के हो। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, बिकॉज वो VFX में उसको करने वाले थे। सो मेरा बड़ा क्यूरियस था मैं उस समय ये जानने के लिए क्या ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, क्या मैं हमेशा ऊपर ही रहने वाला हूँ, क्या मैं नीचे नहीं आऊँगा, क्या मुझे हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं करूँगा। तो वो थोड़ा अलग टाइम था, वो एक अलग चीज़ थी। आपने ऑडिशंस की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि एक्टर बन जाने के बाद लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं। ऑडिशंस के डेज में कितने ऑडिशंस आप औसत दिया करते थे? मतलब 50 ऑडिशन दे दिए, रोल नहीं मिला, 100 दे दिए, बहुत मतलब 1 महीना 2 महीना देते चले जाओ, बस काम हाँ, आएगा बस तो बुला आएगा। रहे हैं तो आप चले जाते थे देने। वो बुलाते थे, कॉल आता था, आप ऑडिशन देते थे एंड यू वुड गिव एज मेनी, अभी ऐसा नंबर्स मुझे याद नहीं है, बट 99% हर ऑडिशन में जाते थे देने के लिए। उसमें भी घंटों वेट करना होता था लाइन में लग के, 2-2 3-3 घंटे बाद नंबर आता था, हाँ क्योंकि हाँ बहुत हाँ, सारे वो तो लड़के बहुत लड़कियां बहुत आते हैं। बहुत बहुत वो तो आपको वेट करना पड़ता था, पेशेंट रहना पड़ता था। उसमें कभी कभी आप 2-3 घंटा वेट करने के बाद भी वो आपको कहते नहीं नॉट फिट। उसमें वो ऐसा होता है कि फिट और नॉट फिट, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम आ जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम आ जाओ। सो वहाँ पे वैसा होता था। सो आई गेस वो अपना एक फेज़ था, उस फेज़ से हर किसी को गुजरना पड़ता है। पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि आप स्टार बन गए हो? लाइफ में वो मेमोरी क्या है जब लगा कि हाँ अब मैं बन गया हूँ, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, चलते हुए किसी ने कुछ बोला? क्योंकि बड़ी इनकी किंवदंतियाँ होती है एक्टर लोगों के साथ में कि मैं जा रहा था, उसने मुझे पहली बार ऑटोग्राफ मांगा, तब लगा कि अच्छा आई हैव अराइव्ड। आई थिंक चेहरा के टाइम पे लोगों ने एक्सेप्टेंस उसे मिली थी, बिकॉज वो स्टार प्लस पे उन दिनों आता था, और आई गेस 8 बजे आता था, तो वो एक क्लोजर टू प्राइम टाइम वाला सीरीज होती थी, तो वो दर्शकों ने बहुत देखी थी। तो उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत पहचानना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहा था, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो उसमें बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। काफ़ी 5-6 लोग आ गए थे, तो मिलने लगे थे कि अरे आप आए हैं यहाँ पे, तो वो लोगों का प्यार है। द फ्रीलांसर का एक सीन होता है जिसमें आपका किरदार अनुपम खेर के कैरेक्टर से बोलता है कि भाई मुझे इन चीज़ों की पॉलिटिक्स से कोई मतलब, मुझे आलिया को घर लाना है। तो मतलब एज एन एक्टर क्या किरदारों की पॉलिटिक्स से डिटैच कर पाना आसान होता है? आप बिल्कुल अलूफ रह सकते हो उससे और आप प्ले कर सकते हो कैसा भी किरदार हो, या उसकी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड भी करते हो, अग्री डिसएग्री भी करते हो? किरदार की बात कर रहे हैं? हाँ, एक एक्टर अपने किरदार से क्या उसकी पॉलिटिक्स से एग्री करता है या नहीं करता है? कभी करता है, कभी नहीं करता है, बट आप जज नहीं कर सकते, आप उस किरदार को जज नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जब वो किरदार चूज़ करना डिसाइड किया है, सो फिर या तो आप उसे नहीं करते हैं, आप बाहर हट जाते हैं, और अगर आपने डिसाइड किया है कि आप वो किरदार करेंगे, देन यू हैव टू कम्प्लीटली गिव योर बेस्ट। उसमें फिर आप उसे जज नहीं करते कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसमें मैं ऐसा कर, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। सो देन यू हैव टू कम्प्लीटली गिव, ताकि आप अग्री करें या ना करें। ये आदित्य धर के साथ आपने उड़ी की थी जी। उनके साथ कुछ और प्रोजेक्ट पे कभी बात हुई? अश्वत्थामा बना रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सुना था मैंने कि क्या उनके साथ मुलाकात होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस होते? क्योंकि उड़ी में शायद आपने बोला था कि आप नहीं करना चाहते थे, उसको छोटा रोल था, लेकिन मैं एक दर्शक के तौर पे मैंने जब आपको उड़ी में देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि टीवी वाली इमेज से बिल्कुल अलग और रिफ्रेशिंग सा अप्रोच किरदार का, कि बड़ा है ना एक आर्मी वाले का कैरेक्टर फैमिली से जैसे बिहेव कर रहा है। तो चाहे छोटा था, मैं जब आपको याद करता हूँ आपकी फिल्मोग्राफी को, तो उसमें उड़ी का एक बहुत यूनिक प्लेस है। तो एक तो वो उस फिल्म को क्या वाकई में आप नहीं करना चाह रहे थे, इंटरेस्टिंग आपको नहीं लग रहा था? और दूसरा आदित्य वगैरह से कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो सकता है आपको दोबारा देखना उनके साथ?
वेल उस समय बिकॉज मैं आई थिंक मैं डिजिटल में उस समय एंट्री कर रहा था, बिकॉज तब मैंने भोकाल एक सीरीज़ है वो कर ली थी, मैं करने जा रहा था, मेरा ट्रांजिशन का टाइम था वो, मैं अपनी 21 सरफरोश सीरीज़ थी उसे ख़त्म कर रहा था आई गेस। तब मुझे उन लोगों ने अप्रोच किया था कि वो एक ऐसी वो फिल्म बना रहे हैं जिसमें इस तरीके का किरदार है। तो उस समय मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई ये तो मतलब इट डजंट लुक दैट मीटी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कुछ कर पाऊँगा, बिकॉज हर किसी के अलग अलग चीज़ें करने की आपकी अपेक्षा होती है। बट उन्होंने कहा नहीं ठीक है तुम वो भी आगे बढ़ गए थे। फिर आई थिंक मैं फिर बॉम्बे वापस आया तो 6-8 महीने बाद उन्होंने फिर अप्रोच किया, तो मुझे तो लग रहा था कि तब तक वो फिल्म बन के तैयार होके रेडी हो गई, बट उन्होंने फिर उनकी टीम से फ़ोन आया कि भाई ऐसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, बिकॉज काफ़ी गैप हो गई थी। देन मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके की उनका स्ट्रक्चर है और स्केल बहुत बड़ा था, और मुझे तब इम्पोर्टेंस समझ में आई, और मेरा वर्दी की तरफ बड़ा लगाव है मेरा, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। सो उस हिसाब से किया। उसमें जो अटैक वाला सीन है जिसमें अटैक होता है, उसमें आप भाग रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सीन कितना इजी या टफ था? क्योंकि वो सबसे मेमोरेबल सीन्स में से एक है आपके वो उस सीरीज फिल्म में। आप उसके बारे में बताना चाहेंगे, उसकी मेकिंग के बारे में, कितना टफ था? नहीं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। हम लोग ने वो सर्बिया में शूट की थी सारी, तो आई थिंक वो यहाँ पे नहीं हुई थी, वो सर्बिया में हुई थी। तो सुबह सुबह मेरे ख्याल से फर्स्ट रे था सन का, अराउंड 5-6 बजे, वो 5 बजे लेना चाह रहे थे वो लोग वो शॉट। तो सब लोग सुबह सुबह एकदम उठ के वहाँ रेडी होकर पहुँच गए थे, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन दे वांटेड टू टेक इट। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में, जब यहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ से एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, और सुबह सुबह आपको एड्रेनलिन रश मिलता है, एंड और अपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एंड इफ़ यू आर समवन हु रियली लाइक्स टू बी इन यूनिफॉर्म, तो यू जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेज। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा था मेरे को, बड़ा मज़ा आया था। तो फ्रीलांसर की लोकेशंस क्या क्या रही हैं, इंटरनेशनल लोकेशंस? सो फ्रीलांसर बेसिकली किताब पे बेस्ड है, टिकट टू सीरिया, शिरीष थोराट जी ने लिखी है, बट बिकॉज ऑब्वियसली फॉर टेक्निकल रीजन हम सीरिया में तो कर नहीं सकते, तो प्रोड्यूसर्स ने सबने ये मोरक्को में इसको शूट किया। 2 महीने का हमारा शेड्यूल था जो मोरक्को में बेस्ड था, वहाँ उन्होंने शूट किया उसे। मोरक्को में काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाके जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से, बिकॉज वहाँ पे वहाँ का कलर पैलेट और सब कुछ बहुत मिलता जुलता है काफ़ी, और सब स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी मिल जाते हैं, एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली प्लेस टू शूट। सो बड़ा हाँ यही था। उसमें मैंने कास्टिंग वगैरह और उसकी जो इंटरनेशनल क्रू है, टीम से उनका देखा, तो बहुत बड़ी तादाद में भी बाहरी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस और लाइन प्रोडक्शन के लोग और सब उसमें हैं। मोरक्कन लोग बहुत सारे हैं, सारे ऑलमोस्ट वहीं के नज़र आते हैं, पूरा का पूरा सेगमेंट आपके एंड क्रेडिट्स में नज़र आता है। तो एक ये, दूसरा ये है कि जैसे डिटेलिंग के लिहाज से भी थोड़ा बहुत यूनिक है। जैसे अविनाश का किरदार है, वो अगर आलिया को बचाने जा रहा है तो वो उसका एक जो प्रोसेस है कि वो एक चैनल को भेज रहा है इन्फॉर्मेशन, और फिर CIA है क्या स्टेप्स उठा रहा है कि कल को कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें हमने पहले नहीं देखी। तो इस लिहाज से भी द फ्रीलांसर में लोग नए प्रोसेसेस जानते हैं। ये जो पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर होता है, इस आप जिसमें आपका किरदार है उसके, तो आपने जब स्क्रीन प्ले पढ़ा तो आपको लगा कि यार ऐसी चीज़ें आमतौर पे मैंने नहीं पढ़ी स्क्रिप्ट में, इतनी डिटेल्ड वे में नई नई बातें पता चली हैं कि हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल वो तो हमने ऐसा फिल्मों में देखा है, या फिर हमने कभी इतने डेप्थ में हमने पढ़ा नहीं है। ऑब्वियसली जब मैंने पहली बार मुझे पता चला था तो मैंने किताब पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। उसके बाद ऑब्वियसली एक लंबा गैप था बिकॉज कोविड हो गया था, तो उसके बाद उसकी लिखावट हुई थी। तो जब मेरे पास स्क्रीन प्ले पहुंचा उसका, जब मेरे पास वो ड्राफ्ट आया तो मैंने जब पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि कितनी इसकी डेप्थ है चीज़ों की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स का कितना ध्यान रखा जा रहा है, और बिकॉज ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेस्ड सीरीज़ है, किस तरीके से हर कंट्री के इन्होंने लोग मिक्स करके लिए थे। वहाँ US के भी लोग थे, वहाँ UK के भी लोग थे, फ्रेंच भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे। सो आई थिंक वो कास्टिंग वैसी हुई थी, एंड प्लस टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बहुत बहुत बारीकी चीज़ों से ध्यान रखा गया था। मोरक्को की जो आर्मी है या वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनसे बहुत सपोर्ट मिला था। सो आई थिंक वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। इनिशियली आप कभी आप सोचते नहीं हैं कि इतने अच्छे इतने बारीक टेक्निकल एस्पेक्ट आपको मिलेंगे जानने के लिए।
तो उससे मुझे मौका मिला था। मैंने एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे बहुत पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो ऐसी एक एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड थी, अच्छा। तो उसको देख के मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैंने सोचा था यार कभी मौका मिले एक्सट्रैक्शन सीरीज़ करने का, तो आई गेस वो मौका मुझे यहाँ मिल गया। नहीं नहीं, सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आपके हैं, आप बताना चाहेंगे? क्या क्या वेट कर सकते हैं हम? वेल अभी मुंबई डायरीज अभी तो फ्रीलांसर अभी अभी आया है, तो लोगों का प्यार उसमें मिल रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आई गेस मुंबई डायरीज जो एक मेडिकल ड्रामा मैंने अमेजोन के लिए किया था, वो उसका जो नया सीज़न है वो बहुत जल्द आएगा दर्शकों के सामने। अभी फ़िलहाल तो आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं ओटीटी पे और फ्री टाइम में, इंटरनेशनल फिल्म्स वगैरह? मुझे ये एक्शन सीरीज या एक्शन फिल्म्स बड़ी अच्छी लगती है, पसंद आती है। मैं डेंजल वॉशिंगटन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू से। मुझे उनकी फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता है। इक्वलाइजर 3 आ रही है, आप देखोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे, उसी का इंतज़ार है। सो आई गेस उनकी उस तरीके का सस्पेंस थ्रिल एलिमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई है वैशिश, और उम्मीद कर रहे हैं कि फ्रीलांसर है उसके और एपिसोड्स और सीजन्स और आएंगे। और थैंक यू Thank you so much, sir. Thank you for having me. Thank you.